बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ थायरॉयडेक्टमी के दौरान जो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होती है वो हम उसे ग्लैंड के करीब लाइगेट करते हैं ताकि हम एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को प्रिवेंट कर सकें डैमेज होने से। तो जो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होती है ना, वो इन रिलेशन होती है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के। तो आप थायराइड ग्लैंड के जब हम थायरॉयडेक्टमी करते हैं तो जो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होती है उसके ग्लैंड के करीब लाइगेट करते हैं ताकि हम एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को डैमेज ना कर सकें। अभी थायराइड ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई हैं। सबसे पहले ये कि जो थायराइड ग्लैंड का इस्तेमाल होता है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स के लेवल पे होता है। ट्रेकियल रिंग्स का लेवल थायराइड इस्तेमाल का 2, 3, 4 ट्रेकियल रिंग्स होगा। जो ग्लैंड होता है वो वर्टिब्रा के C5, 6, 7 और T1 के अगेंस्ट होता है। वर्टिब्रा आपका C5, 6, 7, T1 होता है और जो इस्तेमस होता है ट्रेकिया का थायराइड ग्लैंड का जो इस्तेमस होता है वो ट्रेकियल रिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल पे होता है। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर एनक्लोज होता है। इसी वजह से जो थायराइड की स्वेलिंग होती है, जो थायराइड होता है ग्लैंड होता है वो मूव करता है स्वेलिंग के साथ प्री ट्रेकियल फेशिया की वजह से, क्योंकि प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर एनक्लोज होता है। थायरॉयडेक्टमी के दौरान जो थायराइड की हम सर्जरी करते हैं अपर लोब जब डैमेज करता है आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व को, और जो थायराइड सर्जरी के दौरान जो लोअर लोब होता है वो डैमेज करता है आपकी रीकरल लैरिंजियल नर्व को। जो मोस्ट कॉमन आपकी नर्व डैमेज होती है वो आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व ही होती है। जो आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है वो अपर पोल के ऊपर होती है जहाँ से आपकी सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिलेशन में होती है। और सुपीरियर थायराइड आर्टरी को हम थायराइड ग्लैंड के करीब इसलिए ही लाइगेट करते हैं ताकि हम एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के डैमेज को प्रिवेंट कर सकें। अब नर्व एंड आर्टरी का रिलेशन बताया हुआ। जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व के साथ रिलेटेड होती है, जो सप्लाई करता है एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर क्रीकोथायरॉइड मसल ऑफ द लेरिंग्स को जब इसकी इंजर्ड होती है थायरॉयडेक्टमी के दौरान। ठीक है, तो जो आपकी जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है वो थायरॉयडेक्टमी के दौरान इंजर्ड हो सकती है और ये पोस्टीरियर क्रीकोथायरॉइड मसल को ऑफ द लेरिंग्स को सप्लाई करती है और ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिलेशन में होती है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिलेशन में इसलिए थायराइड के अपर पोल का जब डैमेज होता है तो आपकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है। और थायरॉयडेक्टमी के दौरान आपकी मोस्ट कॉमन जो डैमेज होती है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है। अब जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी होती है वो रीकरेंट लैरिंजियल नर्व के साथ होती है, जो कि ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में रन करती है और ये मोस्ट कॉमनली ट्रेकियोस्टमी में इंजर होती है। जब आप इसको सेकंड ट्रेकियल रिंग के लेवल पे बाय पुलिंग द इस्टमस इन्फीरियरली, जब हम इस्टमस को नीचे पुल करके सेकंड ट्रेकियल रिंग के लेवल के ऊपर जब हम ट्रेकियोस्टमी करने लगते हैं तो आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है, जो कि इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के रिलेशन में साथ होती है। ठीक है, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के साथ आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है और ये डैमेज हो जाती है ट्रेकियोस्टमी के दौरान, क्योंकि ट्रेकिया और इसोफेगस के दरमियान में ये रन करती है। और जब हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं तो हम इस्टमस को डाउनवर्ड पुल करते हैं थायराइड के इस्टमस को सेकंड ट्रेकियल रिंग के लेवल के ऊपर, तो तभी डैमेज हो जाती है। अब एम्ब्रियोलॉजिकली जो थायराइड ग्लैंड होता है वो एंडोडर्म से आता है और जो थाइमस और इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं वो आपके थर्ड ब्रेकियल पाउच से आते हैं। जो सुपीरियर पैराथायरॉइड होता है वो आपके फोर्थ ब्रेकियल पाउच से आता है। जो सुपीरियर पैराथायरॉइड है वो फोर्थ ब्रेकियल पाउच से आ रहा है। जो आपका इन्फीरियर पैराथायरॉइड है और साथ जो थाइमस होता है वो आपका थर्ड ब्रेकियल पाउच से आता है और थायराइड ग्लैंड एंडोडर्म से डेवलप होता है। ड्रेनेज में जो थायराइड ग्लैंड की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं और जो इन्फीरियर थायराइड वेन होती है वो ब्रेकोसेफलिक वेन के अंदर जाती है और जो सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन होती हैं वो इंटरनल जगुलर वेन के अंदर जाती हैं। ठीक है, थायराइड की जो सुपीरियर और जो मिडिल थायराइड वेन होती है वो इंटरनल जगुलर वेन के अंदर जाती है और इन्फीरियर थायराइड वेन आपकी ब्रेकोसेफलिक वेन में जाती है। और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स थायराइड ग्लैंड को लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स आपकी 3 वेन्स हैं, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, इन्फीरियर थायराइड वेन। आर्टरीज की 2 थी, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। जो इन्फीरियर थायराइड वेन है वो ब्रेकोसेफलिक वेन में जाती है। जो सुपीरियर और मिडिल थायराइड वेन्स हैं वो आपकी इंटरनल जगुलर वेन के अंदर जाती हैं। अब यहाँ पे एमसीक्यूज बताए हुए हैं कि लैंडमार्क क्या होते हैं थायराइड ग्लैंड के। वर्टिब्रा के C5 से लेके T1 के लेवल पे आपका थायराइड ग्लैंड होता है। जब हम पार्शियल थायराइडेक्टमी करते हैं या पोस्टीरियर थायराइडेक्टमी जब की जाती है केयरफुली ताकि हम पैराथायराइड ग्लैंड को प्रिजर्व कर सकें। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के डैमेज की वजह से। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पास करती है आपकी हियोइड बोन और अपर बॉर्डर थायराइड कार्टिलेज के दरमियान से। हियोइड बोन और जो आपके थायराइड कार्टिलेज का जो अपर बॉर्डर है उसके दरमियान से आपकी सुपीरियर लैरिंजियल नर्व पास करती है। जो सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी होती है और जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व होती है वो आपके थायराइड और हियोइड के दरमियान में से पास करती है। अब नर्व सप्लाई ट्रेकिया की होती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। ट्रेकिया को जो नर्व सप्लाई प्रोवाइड करिए वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ट्रेकिया को सप्लाई करती है। नर्व सप्लाई इस्टमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल पे होता है। अब इस्टमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग के लेवल के ऊपर होता है। थायराइडेक्टमी के 10 दिन के बाद एक पेशेंट आया, उसको स्पैज्म डेवलप हो गए तो कॉज क्या हुई, हाइपोकैल्सेमिक टेटनी। पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड को हम स्पेयर करते हैं थायराइड की सर्जरी के दौरान ताकि हम पैराथायराइड ग्लैंड को स्पेयर कर सकें। ट्रेकियोस्टमी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि आपकी एंटीरियर जगुलर वेन की इंजरी होती है।
एंटीरियर जगुलर वेन की इंजरी की वजह से ट्रेकियोस्टमी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। स्ट्रक्चर जो थायराइड ग्लैंड के मिडली होता है दैट इज़ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपके थायराइड ग्लैंड के मिडली होती है। सर्जन ने ऑपरेट किया एक लेडी को फॉर एनलार्ज थायराइड के लिए, लाइगेट किया सुपीरियर और इंफीरियर आर्टरीज को एज क्लोज टू द पोल पॉसिबल। 2 हफ्तों के बाद उसको परसिस्टिंग हॉर्सनेस ऑफ वॉइस डेवलप होगी। मोस्ट लाइकली कॉज कुड बी इंजरी टू द रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व की इंजरी की वजह से उसको हॉर्सनेस डेवलप हो गई है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपकी 6th फेरेंजियल आर्ट से अराइज करती है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आपकी 6th फेरेंजियल आर्ट से राइज करती है। ऑल्सो रिमेंबर दैट सुपीरियर लेरिंजियल नर्व आपकी 4th आर्ट से आती है। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व आपकी 4th आर्ट से आती है और जो आपकी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है वो आपकी 6th फेरेंजियल आर्ट से आती है। अब यहाँ पे सर्जरी का डिफरेंस बताया हुआ है कि जब आप सर्जरी करते हो लोअर पोल ऑफ द थायराइड की, वो डैमेज कर सकता है which nerve will be damaged during ligation of the inferior thyroid artery that is recurrent laryngeal nerve। जब आप लोअर पोल ऑफ थायराइड को आप रिमूव करते हो सर्जरी के दौरान थायराइड आर्टरी इंफीरियर थायराइड आर्टरी के जो हम लाइगेट करने लगते हैं तो आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। कौन सी नर्व है जो मोस्ट लाइकली इंजर होती है अपर लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड की सर्जरी में? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। थायराइड की सर्जरी के दौरान जब हम इंफीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं तो कौन सी नर्व मोस्ट ससेप्टेबल होती है इंजरी के लिए? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। Which nerve most likely to be injured during surgery of the lower pole? लोअर पोल की सर्जरी होगी तो आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जाती है। थायरॉयडेक्टमी के दौरान आपने लेफ्ट लोब की थायरॉयडेक्टमी की, आर्टरी को आपने लाइगेट किया जो कि सप्लाई करी थी इस एरिया को। विच नर्व हैज़ मोर चांसेस टू बी डैमेज ड्यूरिंग द ऑपरेशन? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आपकी डैमेज हो सकती है थायरॉयडेक्टमी के दौरान। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट लोअर लोब, तो जब आपका लोअर लोब डैमेज होगा लोअर लोब में आपकी जो है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। जो इंफीरियर लोब ऑफ थायराइड होता है इज एसोसिएटेड विद द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि थायरॉयडेक्टमी के दौरान आपने इंफीरियर आर्टरी को लाइगेट किया, जो मोस्ट लाइकली नर्व डैमेज होगी वो आपकी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व अकम्पनी द सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी? कौन सी आर्टरी आपकी, कौन सी नर्व आपकी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ होती है? तो जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है वो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ होती है। रिमेंबर, सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ आपकी इंटरनल लेरेंजियल नर्व है और सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है। ठीक है, अगर थायराइड की आर्टरी होगी ना तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, लेकिन अगर आपकी लेरेंजियल आर्टरी होगी ना तो आपकी इंटरनल लेरेंजियल नर्व आएगी। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ आपकी इंटरनल लेरेंजियल नर्व होती है। थायराइड को इन्वेस्टेड होता है थायराइड प्रीट्रेकियल फेशिया के अंदर। प्रीट्रेकियल फेशिया ने थायराइड को कवर किया हुआ होता है। थायराइड मूव करता है डिग्लूटेशन के साथ इन क्लोज, क्योंकि क्लोज हुआ होता है प्रीट्रेकियल फेशिया के अंदर, इसलिए डिग्लूटेशन या स्वेलोइंग के साथ थायराइड ग्लैंड आपका मूव करता है। इन्फेक्शन जब आपकी डीप इन्वेस्टिंग लेयर के अंदर होती है और जो प्रीट्रेकियल लेयर के अंदर होती है वो स्प्रेड कर सकती है आपके एंटीरियर मीडियास्टम के अंदर। ठीक है, अगर आपकी जो डीप इन्वेस्टिंग लेयर्स हैं, अगर आपकी प्रीट्रेकियल लेयर के अंदर इन्फेक्शन होगी तो वो आपकी एंटीरियर मीडियास्टम तक जा सकती है। अगर आपकी नेक के ऊपर स्वेलिंग हो रही है जो कि मूव कर रही है स्वॉलो करने के साथ, तो इन्फेक्शन क्या होगी? आपकी प्रीट्रेकियल फेशिया के अंदर होगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो नी रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू होती है वो L3 L4 होती है। एक्लीश रिफ्लेक्स की रूट वैल्यू S1 S2 होती है, जिसको हम बक्कल माइशू भी कहते हैं। S1 S2 जो होता है आपके एक्लीश टेंडन के रिफ्लेक्स की वैल्यू होती है। S1 S2 एक्लीश रिफ्लेक्स, और नी रिफ्लेक्स की जो वैल्यू होती है वो L3 L4 होती है। पैटेलर या नी रिफ्लेक्स आपका L3 L4 होता है। किक द डोर, ठीक है, L3 L4 क्या होगा आपका? जब आप जो है वो डोर को किक करते हो तो आपका L3 L4 जाता है, और नी रिफ्लेक्स और पैटेलर रिफ्लेक्स की वैल्यू L3 L4 होती है। एक्लीश टेंडन में आप अपने शू को बकल करते हो, दैट इज एक्लीश रिफ्लेक्स, और इसकी वैल्यू S1 S2 होती है। बाइसेप्स और ब्रेको रेडियालिस रिफ्लेक्स की वैल्यू C5 से 6 होती है। इसका मतलब होता है पिक अप द स्टिक्स। जब आप 6 स्टिक्स को पिक करते हो दैट इज बाइसेप्स एंड द ब्रेको रेडियालिस रिफ्लेक्स, और इसकी वैल्यू C5 से 6 होती है। उसके बाद जो आपकी ट्राइसेप रिफ्लेक्स होता है इसकी वैल्यू होती है C7 से C8। लेट देम स्ट्रेट, जो स्ट्रेट होता है ना वो आपका क्या करता है? ट्राइसेप रिफ्लेक्स होता है, जिसकी रूट वैल्यू C7 एंड C8 होती है। क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स आपका टेस्टिकल्स को मूव कराता है, इसकी रूट वैल्यू होती है L1 L2। ऑल्सो रिमेंबर डिस्क लेवल हर्निएशन नॉट द रूट वैल्यू। डिस्क लेवल हर्निएशन क्या होती है? L4 L5 के लेवल पे वीकनेस ऑफ द डॉर्सीफ्लेक्शन एंड डिफिकल्टी इन हील वॉकिंग। ठीक है, L4 अगर L4 और L5 के दरमियान आपकी डिस्क की हर्निएशन हो गई है, L4 L5 के दरमियान में अगर आपकी डिस्क हर्निएट करेगी तो आपसे हील के ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक है, डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं होती है, डॉर्सी फ्लेक्शन की वीकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से एक पेशेंट हील के ऊपर नहीं चल सकता, हील वॉकिंग में उसको डिफिकल्टी होती है। अगर तो L4 L5 के लेवल पे उसकी डिस्क स्लिप हो गई है, और अगर L5 और S1 के दरमियान में उसकी डिस्क स्लिप हुई होगी तो उसकी प्लांटर फ्लैक्शन नहीं होती है, वो टोज पे नहीं चल पाता है, और उसका एक्लीश रिफ्लेक्स डिक्रीज कर जाता है, डिमिनिश हो जाता है एक्लीश रिफ्लेक्स अगर तो उसको
अगर तो उसको L5 और S1 के दरम्यान में डिस्क की हर्निएशन होगी। अगर L4 L5 के दरम्यान में डिस्क हर्निएट करेगी तो वो हील वॉकिंग नहीं कर सकेगा, उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं होगी। अगर L5 और S1 के दरम्यान में डिस्क की हर्निएशन होगी तो प्लांटर फ्लेक्शन की वीकनेस हो जाती है, प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी, पेशेंट अपने टोज़ पे नहीं चल सकेगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी और एक्लीस रिफ्लेक्स भी उसका डिमिनिश हो जाता है। S1 कंप्रेस होगा तो क्या होगा, आपका एंकल रिफ्लेक्स लॉस हो जाता है, क्योंकि एंकल रिफ्लेक्स के अंदर आपका S1 S2 होता है। जब आपका S1 कंप्रेस होगा तो आपको लॉस ऑफ एंकल रिफ्लेक्स हो जाता है। अब एक पेशेंट थी, उसको शार्टिक नर्व की कंप्रेशन है L4 L5 के लेवल पे, व्हाट विल हैपन, वीकनेस ऑफ द डॉर्सी फ्लेक्शन। अगर तो शार्टिक नर्व आपके L4 L5 के लेवल पे कंप्रेस हो रही है तो उसकी डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं होगी। L4 L5 के ऊपर डॉर्सी फ्लेक्शन नहीं होती है। एक पेशेंट है जिसको लंबर पेन है और उसका एंकल जर्क या वीक एंकल जर्क है, तो कौन सा इन्वॉल्व होगा, S1। जब S1 इन्वॉल्व होता है तो आपका जो एंकल जर्क होता है या आपका जो एंकल जर्क है वो लॉस भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। जो नी जर्क की रूट वैल्यू है वो L3 L4 है। एक पेशेंट है, उसने हैवी वेट उठाया, देन डेवलप द पोस्टीरियर थाई पेन। हैवी वेट उठाने के बाद उसकी पोस्टीरियर थाई में पेन स्टार्ट हो गया, उसका एंकल रिफ्लेक्स लॉस हो गया है और लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट। ठीक है, एंकल रिफ्लेक्स भी किया और जो फुट की जो लेटरल साइड थी वहाँ से सेंसेशन भी गई, तो डायग्नोसिस क्या होगी, S1 उसका डैमेज हो गया, उसका एक्लीश रिफ्लेक्स या जो एंकल रिफ्लेक्स था वो उसका डैमेज हो गया। अब एक पेशेंट है, गिरा है, उसके लैटरल फुट की सेंसेशन लॉस हो गई है, गिरने के बाद एंकल रिफ्लेक्स उसका लॉस्ट हुआ हुआ है, जो फ्लेक्सर हेलुसिस नर्व लॉस्ट हो गई है। फ्लेक्सर हेलुसिस नर्व लॉस्ट हो गई है तो डैमेज कहाँ होगा, S1 के लेवल पे। S1 के लेवल पे जब डैमेज होगा तो उसकी जो फुट की सेंसेशन है वो लेटरल साइड की लॉस होगी और एंकल रिफ्लेक्स लॉस हो गया। तो एंकल रिफ्लेक्स से हमें पता चला जब आपका एंकल रिफ्लेक्स लॉस होता है तो इसका मतलब है कि S1 आपका डैमेज हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एक यंग पेशेंट है, उसको पेन हो रहा है लोअर लंबर रीजन के अंदर, जो रेडिएट कर रहा है उसके बैक तक, टू बैक ऑफ द लेग पे, विद द हिस्ट्री ऑफ द हैवी वेट लिफ्टिंग ऑन एग्जाम straight leg test was restricted at 30 degree and there was a loss of sensation in the leg and loss of ankle jerk nerve compressive। जब आपका एंकल जर्क का लॉस होता है ना तो आपकी हमेशा फर्स्ट सेकंड नर्व जाती है। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि उसको लोअर बैक के अंदर पेन है जो कि उसकी लोअर लेग तक जा रहा है, बैक ऑफ द लेग तक, लोअर बैक में पेन था जो उसकी बैक ऑफ लेग तक जा रहा है और उसने क्या किया था, हैवी वेट को लिफ्ट किया था और उसकी जो मूवमेंट है वो भी 30 डिग्रीज तक रिस्ट्रिक्टेड हुई हुई है और उसकी सेंसेशन भी लॉस हो गई हैं लेग के अंदर और साथ उसका जो एंकल जर्क है वो भी लॉस है। जब आपका एंकल जर्क लॉस होगा तो जो आपकी नर्व कंप्रेस होगी वो आपकी S1 या फर्स्ट सेक्रल नर्व आपकी कंप्रेस हो जाती है। अब रिसेप्टर्स जो कि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो आपके नोसाइसेप्टर होते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो नॉशियस स्टिमुलस होता है या जो नोसाइसेप्टर्स होते हैं वो आपका फ्लेक्सर रिफ्लेक्स कराते हैं। जो रिसेप्टर्स आपके विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर होते हैं वो विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर और फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के अंदर दोनों के अंदर आपके नोसाई रिसेप्टर्स होते हैं। ब्रेन स्टेम फंक्शन नहीं करिए, कौन सा फंक्शन स्टिल होता रहेगा, विड्रॉल रिफ्लेक्स। ठीक है, विड्रॉल रिफ्लेक्स अगर आपकी ब्रेन स्टेम नहीं भी काम करी तो भी विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। पोलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स के अंदर होती है। जो क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स है वो आपका पोलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क होती है। रिफ्लेक्स आर्क के अंदर ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स आर्क में। अब एक पेशेंट है, डायग्नोज हुआ एज अ केस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन। इसका जो लोअर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस थे और जो एंकल और नी रिफ्लेक्सेस हैं वो एग्जैजुरेटेड है, लेकिन जो बाइसेप रिफ्लेक्स है वो उसका एब्सेंट है। लोअर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस एग्जैजुरेटेड है और जो अपर लिम्ब का रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट है। जो कंप्रेशन होगी वो उसकी C5 और C6 के लेवल के ऊपर होगी। अभी इस तरह से भी आता है कि एक पेशेंट है, नी जर्क के बारे में दिया हुआ है कि डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। नी जर्क एग्जाम्पल है मोनो साइनेप्टिक रिफ्लेक्स की। हमने पढ़ा था कि जो पोलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है वो आपका क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स आपका पोलीसाइनेप्टिक है और जो नी रिफ्लेक्स है वो नी रिफ्लेक्स आपका या नी जर्क जो होता है वो आपका मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है। नी जर्क आपका इनवोलेंट्री रिफ्लेक्स होता है, नी जर्क आपका मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स होता है। एक पुलिस मैन है, उसको शॉट हुआ एंड उसका नी जर्क या नी जर्क रिफ्लेक्स उसका लॉस हो गया, तो लीजन कहाँ पे होगा, L4 के लेवल के ऊपर। अगर नी जर्क आपका लॉस हो रहा है तो आपका L4 डैमेज हुआ है। नी जर्क आपका मायोटैक्टिक रिफ्लेक्स होता है, नी जर्क आपका इनवोलेंट्री रिफ्लेक्स होता है, नी जर्क मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है और जो क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स था वो आपका पोलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स था और रिफ्लेक्स आर्क के अंदर आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। और अगर किसी का ब्रेन स्टेम फंक्शन ना भी करो तो भी उसके अंदर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है और विड्रॉल रिफ्लेक्स के अंदर आपके नोसाई रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपकी इंटरनल जगलर होती है और जो सब क्लेविन होती है वो ज्वाइन करती है ताकि आपकी ब्रेकोसेफलिक वेन बनाए। इंटरनल जगलर वेन और सब क्लेविन वेन मिल के आपकी ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती हैं। रेट्रोमैंडिबुलर वेन आपकी ज्वाइन करती है
किस वेन के साथ, ताकि आपकी एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाए। तो रेट्रोमैंडिबुलर वेन आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके आपकी एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाती है, ठीक है। इंटरनल जगुलर और सब क्लेवियन ज्वाइन करके ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती हैं। मतलब ब्रेकियोसेफलिक वेन आपकी आगे डिवाइड होती है सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जगुलर वेन के अंदर। तो इंटरनल जगुलर और सब क्लेवियन मिलके ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती हैं, और जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है वो आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ मिलके एक्सटर्नल जगुलर वेन बनाती है। और जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है वो फॉर्म होती है बाय द यूनियन ऑफ द सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी वेन, ठीक है। अब मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन आपस में मिलेंगी तो आपकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनेगी। अब जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है वो आपकी एक्सटर्नल आपकी पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलेगी तो आपकी एक्सटर्नल जगुलर वेन को बना देती है। जो पोर्टल वेन होती है वो यूजुअली आपके कॉन्फ्लुएंस से बनती है सुपीरियर मेसेंटेरिक और स्प्लेनिक वेन्स के। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और जो स्प्लेनिक वेन होती हैं वो आपस में मिलती हैं तो आपकी पोर्टल वेन बनती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन होती है और जो स्प्लेनिक वेन होती हैं वो ज्वाइन करती हैं और पोर्टल वेन बनाती हैं एट विच एनाटोमिकल लेवल बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास। पेंक्रियास के पीछे सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में ज्वाइन करके पोर्टल वेन बनाती हैं। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और स्प्लेनिक वेन आपस में मिलेंगी नेक ऑफ पेंक्रियास के पीछे और आपकी पोर्टल वेन बना देंगी। रिगार्डिंग इंटरनल जगुलर वेन, यह आपके ईयर लोब्यूल से स्टार्ट होती है और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक जाती है। ईयर लोब्यूल से स्टार्ट होके IGV जो आपकी इंटरनल जगुलर वेन होती है जिसमें हम JVP भी देखते हैं वो आपकी ईयर लोब्यूल से स्टार्ट होती है और आपके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट तक जाती है। ट्यूमर जो कंप्रेस करता है आपकी अंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड को, तो विच वेसल आपकी एंगॉज्ड होगी, आपकी एक्सटर्नल जगुलर वेन। कोई ऐसा ट्यूमर जब आपकी स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड की एंटीरियर सरफेस को कंप्रेस करता है तो आपकी एक्सटर्नल जगुलर वेन एंगॉज्ड हो जाती है। अब ये बात याद रखनी है कि जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है, ठीक है, वो बनती है सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी वेन के मिलने से। सुपरफिशियल टेम्पोरल मैक्सिलरी वेन मिलेंगी, रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनेगी। रेट्रोमैंडिबुलर वेन आपके साथ ज्वाइन करेगी एक्सटर्नल ऑरिकुलर वेन के साथ, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के साथ, तो आपकी एक्सटर्नल जगुलर वेन बन जाएगी। और इंटरनल जगुलर वेन और सब क्लेवियन वेन आपस में मिलकर ब्रेकियोसेफलिक वेन बनाती हैं। अब मोस्ट इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन क्या होते हैं इंटरनल जगुलर वेन का? आफ्टर इट एग्जिट द जगुलर फोरामन ऑफ द स्कल इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। जो आपकी इंटरनल जगुलर वेन का जो एंटीरियर रिलेशन है, मोस्ट इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन, जब वो जगुलर फोरामन से बाहर निकलती है तो उसके आगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। एंटीरियर रिलेशन में क्या होती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक होती है वो आपकी इंटरनल जगुलर और सब क्लेवियन वेन के मिलने से बनती है। एक्सिलरी वेन आपकी बेसिलिक वेन और विनाई कॉमिटेंटीज और ब्रेकल वेन से बनती हैं, ठीक है। बेसिलिक वेन और जो आपकी ब्रेकल वेन की जो विनाई कॉमिटेंटीज होती हैं उनके मिलने से आपकी एक्सिलरी वेन बनती है। फेशिया जो एनक्लोज करता है आपके मैसेटर मसल को, दैट इज डीप सर्वाइकल फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया आपके मैसेटर मसल को एनक्लोज कर देता है, ठीक है। मैसेटर मसल आपका एनक्लोज होता है डीप सर्वाइकल फेशिया में। अब फेशिया जो मैसेटर मसल को इनक्लोज करता है वो डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। एक्सिलरी फेशिया आपका प्री वर्टेब्रल फेशिया से डिराइव्ड होता है। एक्सिलरी फेशिया प्री वर्टेब्रल फेशिया से डिराइव होता है। प्री वर्टेब्रल फेशिया एनक्लोज करता है डॉर्सल मसल ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा। प्री वर्टेब्रल फेशिया जो वर्टिब्रा के आगे वाला फेशिया होता है वो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के डॉर्सल मसल्स को एनक्लोज करता है। पेरिनेफ्रिक फैट और जो किडनी को जिरोटास फेशिया ने एनक्लोज किया हुआ होता है। जिरोटास फेशिया आपकी किडनी को और जो पेरिनेफ्रिक किडनी के अराउंड फैट को एनक्लोज करता है। अगर आपकी एक किडनी का ट्रॉमा हुआ है विदाउट परफोरेटिंग द जिरोटा फेशिया, द ब्लड गोज टू इंफीरियरली टू द पेल्विस, ठीक है। अगर आपका जिरोटा फेशिया परफोरेट नहीं हुआ और आपकी किडनी को ट्रॉमा हुआ है तो आपका ब्लड जो है वो पेल्विस में इंफीरियरली जाएगा, पेल्विस के अंदर जाएगा। थायराइड ग्लैंड मूव करता है स्वॉलोइंग के साथ क्योंकि ये प्री ट्रेकल फेशिया के अंदर एनक्लोज होता है। सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द स्कैल्प मिक्सचर होता है लूज एरियोलर और एडिपोज टिश्यू का। जो आपकी स्कैल्प का सुपरफिशियल फेशिया होता है उसमें आपका लूज एरियोलर टिश्यू होता है और एडिपोज टिश्यू होता है। प्री वर्टेब्रल फेशिया की अगर एब्सिस होगी वो ड्रेन करती है सुपीरियर मीडियास्टम के अंदर। और हमने पढ़ा था कि जो आपका एक्सिलरी फेशिया है वो भी आपके प्री वर्टेब्रल फेशिया की ही से ही ड्राइव्ड होता है। और जो प्री वर्टेब्रल फेशिया होता है वो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा के डॉर्सल मसल्स को भी इनक्लोज कर रहा होता है। अच्छा, अब इन्फेक्शन हुई है प्री वर्टेब्रल फेशिया के पोस्टीरियरली तो वह स्प्रेड करेगी सुपीरियर मीडियास्टम के अंदर। जो प्री वर्टेब्रल फेशिया की एब्सिस है वो भी सुपीरियर मीडियास्टम के अंदर ड्रेन करती है। और अगर इन्फेक्शन है पोस्टीरियर टू प्री वर्टेब्रल फेशिया तो वो भी स्प्रेड करेगी सुपीरियर मीडियास्टम के अंदर। एक्सिलरी शीथ आपकी कॉन्टिन्यूएशन होती है प्री वर्टेब्रल फेशिया की। क्लेविपेक्टोरल फेशिया जो कि विच वेन इज प्रेजेंट, ठीक है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया के अंदर आपकी सेफेलिक वेन होती है। क्लेविपेक्टोरल फेशिया के अंदर सेफेलिक वेन होती है। एक्सिलरी फेशिया आपका प्री वर्टेब्रल फेशिया से आता है। ट्रू रिगार्डिंग द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक,
रूफ फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। जो रूफ होती है वो आपकी डीप सर्वाइकल फेशिया के इन्वेस्टिंग लेयर से बनती है। पोस्टीरियर ट्राइंगल की रूफ डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर से बनती है। रिगार्डिंग किडनी, विच इज़ ट्रू, एनक्लोज्ड विद रिस्पेक्टिव सुप्रारीनल ग्लैंड इन सेम फेशिया। जो किडनी होती है वो आपकी सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ सेम ही फेशिया में एनक्लोज्ड होती है। कैरोटिड शीथ रिगार्डिंग रिलेशंस बताया हुआ है, कॉन्टिन्यूज इंफीरियरली टू मर्ज विद एडवेंटिशिया ऑफ द एओटिक आर्च। जो कैरोटिड शीथ होती है वो नीचे जो है इंफीरियरली कंटिन्यू करती है और जो एओटिक आर्च की जो एडवेंटिशिया होती है उसके साथ ही मर्ज कर रही होती है। कैरोटिड शीथ एओटिक आर्च की एडवेंटिशिया के साथ मर्ज कर रही होती है इंफीरियरली, आपके एओटिक आर्च की एडवेंटिशिया तक जाती है। और जो किडनी होती है वो अपने सुप्रारीनल ग्लैंड के साथ सेम ही फेशिया में, जेरोटास फेशिया के अंदर एनक्लोज्ड होती है। हमने पढ़ा था कि जेरोटास फेशिया आपकी किडनी और पेरिनेफ्रिफाइड दोनों को एनक्लोज करता है। और जो क्लेविपेक्टोरल फेशिया होता है उसमें सेफेलिक वेन होती है। एक्सिलरी शीथ आपकी प्री वर्टेब्रल फेशिया की कॉन्टिनेशन है। जो एक्सिलरी फेशिया है वो प्री वर्टेब्रल फेशिया की ही कॉन्टिनेशन होता है। और सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द स्कैल्प के अंदर आपका लूज एरियोलर और एडिपोज टिश्यू होता है। अब एक एब्सिस है एंटीरियर टू द प्रीट्रेकल फेशिया, इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू एंटीरियर मीडियास्टम। अगर एक एब्सिस आपकी प्रीट्रेकल फेशिया के एंटीरियरली होगी तो वो स्प्रेड कर सकती है एंटीरियर मीडियास्टम के अंदर, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब आपको प्री वर्टेब्रल फेशिया की जो इन्फेक्शन होती है वो सुपीरियर मीडियास्टम में जाती है। अगर प्री ट्रेकियल फेशिया होगा, एंटीरियरली इन्फेक्शन है, एंटीरियरली एब्सेंस है, तो वो एंटीरियर मीडियास्टम में जाएगी, ठीक है। प्री वर्टेब्रल वाली सुपीरियर मीडियास्टम में जाती है और प्री ट्रेकियल वाली आपकी एंटीरियर मीडियास्टम में जा रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्शन अगर आउटसाइड होती है प्री ट्रेकियल लेयर के तो वो एंटीरियर मीडियास्टम में जाती है। इन्फेक्शन जो हमने पढ़ा जो प्री वर्टेब्रल फेशिया की होती है वो आपकी सुपीरियर मीडियास्टम में जाती है। थायराइड ग्लैंड आपका प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर एनक्लोज होता है, इसी वजह से थायराइड ग्लैंड आपका मूव करता है डिग्लूटेशन या स्वेलोइंग के साथ।